हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो देखो, अपना ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब हम लेने जा रहे हैं उसके एमसीक्यूज। अब इसको एज अ टेस्ट ले लीजिए या एज अ प्रैक्टिस पेपर ले लीजिए, जैसा आपको करना है, ठीक है, या फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ही मान लीजिए इसको। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है इसका इधर है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे अभी कोई भी से क्या बोला, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। कोई ऐसा एक मॉलिक्यूल है उसमें वेरियस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट, मान लीजिए इथेन लिया हमने, तो यहाँ पे दो एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन के दो एटम दिख रहे हैं और हाइड्रोजन के 6, मतलब ये हो गया आपका क्या, मॉलिकुलर फॉर्मूला हो गया। इसका आंसर आएगा बी। ए दिया है स्ट्रक्चर फार्मूला, बी दिया है मॉलिक्यूलर फार्मूला, सी दिया है कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला और डी है बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो बॉन्ड लाइन तो नहीं है, ठीक है, इजी। अब सेकंड देखते हैं, एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल अरेंजमेंट होता है बॉन्डिंग होता है, जैसे हमने कोई बॉन्डिंग कोई एग्जांपल ले सके, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया जो बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये होता है एक्चुअल अरेंजमेंट। तो एक्चुअल अरेंजमेंट किस में होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। आया ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रोपेन। तो कौन सा होगा चारों में से, देखिए सोचो जल्दी 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 करना है। क्या है प्रोपेन का, बी आंसर दिख रहा है, ये देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रोपेन, ठीक है ना। फिर एक कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला हेक्सेन, हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं, मालूम है ना आपको, CH3 CH2 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 और CH3। तो अब इसमें सेम कितने देख रहे हैं, CH2 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 4 टाइम्स, तो मतलब ये देखो CH2 में 4 टाइम्स दिख रहा है, फिर CH3 CH3, मतलब आंसर जो होगा उसका बी होना चाहिए आपका, देख लीजिए ये बी आंसर इसका है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग लाइंस, लाइन से बना रहा बोल रहा मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो कार्बन बॉन्ड्स ड्रॉन इन जिगजैग मैनर इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो इसका आंसर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होगा, बॉन्ड लाइन फार्मूला, है ना, सिंपल। अब देखते हैं व्हाट इज द बॉन्ड लाइन फार्मूला ऑफ नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन हम ऐसे लिखते हैं, CH3 CH2 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 और CH3, 6 कार्बन है, मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका आंसर चारों में देखें तो कौन सा दिखेगा, ए आंसर होगा इसका, ऐसा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, द कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर ज्वाइंट टू फॉर्म एन ओपन चेन आर कॉल्ड, उसको बोलते हैं ओपन चेन है, मतलब उसको एलिफेटिक बोलते हैं ना। एलिफेटिक भी लिखा हुआ है, ओपन चेन भी लिखा हुआ है, असाइक्लिक, मतलब इसका आंसर ऑल ऑफ दिस है, 7th आंसर इसका, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, द कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर ज्वाइंट टू फॉर्म वन और मोर रिंग्स बोल रहा है, आर कॉल्ड। रिंग से मतलब वो साइक्लिक हो गया ना, ओपन तो नहीं है, असाइक्लिक है तो नहीं, मतलब 8th का जो आंसर होगा वो ए होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो रहा है कि कार्बन कार्बन ज्वाइन करके ऐसे एक रिंग स्ट्रक्चर हो रहा है, एक या एक से ज़्यादा रिंग भी हो सकता है उसमें, ये देख लीजिए ऐसा, है ना। साइक्लोप्रोपेन, अब साइक्लोप्रोपेन हमको मालूम है, ये साइक्लोप्रोपेन, तो ये क्या है, साइक्लो, इट इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड, तो उसका आंसर होगा बी, देख लीजिए एलिसाइक्लिक, ओके। अब टेन टॉलुइन इज, टॉलुइन अगर हम देखेंगे तो ऐसे ड्रॉ कर देखो, टॉलुइन, ये देख लीजिए ये टॉलुइन, तो टॉलुइन क्या है, ये पर ये साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन साइक्लिक के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसका आंसर सी करेक्ट होना चाहिए, एग्जैक्ट आंसर। हाँ, अगर एरोमेटिक नहीं होता तो फिर साइक्लिक कंपाउंड लिख सकते थे। ट्रोपोन, अब ट्रोपोन देखेंगे तो अभी आप देखेंगे ऐसा बनाते हैं इसको, है ना, ये है ट्रोपोन आपका, और ये डबल बॉन्ड ओ, ये देख लीजिए ये ऐसा रहता है ट्रोपोन। तो ट्रोपोन क्या हो गया, ये हो गया आपका एरोमेटिक है, और हेटेरो आइटम है क्या इसके अंदर, नहीं है क्या, नहीं है, मतलब ये हो जाएगा नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड, बेंजीन नहीं है ना, 7 कार्बन देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो बेंजीन तो नहीं है, मतलब ये नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड आ जाएगा, सी आंसर। अच्छा, डैश कंपाउंड्स कंटेन वन और मोर हेटेरो एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा इन द रिंग ऑफ द कार्बो एटम, सीधी सी बात, उसको होते हैं हेटेरोसाइक्लिक,
बी आंसर। आगे कि नहीं? देखते टेट्राहाइड्रोफ्यूराइन ऐसा स्ट्रक्चर होता है। देखो टेट्राहाइड्रोफ्यूराइन, ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूराइन, मतलब ये होगा हेटेरो एलिसाइक्लिक, है ना। हेटेरो आइटम इसलिए हेटेरो तो हो गया, और ये एलिसाइक्लिक है तो हेटेरो एलिसाइक्लिक, मतलब ए आंसर इसका। अब पाइपरेडिन का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ कर देखते हैं तो ऐसा रहता है। ये है पाइपरेडिन आपका, दिख रहा है आपको, ये पाइपरेडिन, मतलब इसमें हेटेरो आइटम भी है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका, हेटेरो एलिसाइक्लिक का एग्जाम्पल है ये भी। इसका है हेटेरो एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ए ही आंसर होगा इसका भी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट फ्यूराइन मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है फ्यूराइन का, देख लीजिए ये है आपका फ्यूराइन स्ट्रक्चर ऐसा है, देख लीजिए। तो ये होगा हेटेरो एरोमेटिक हो जाएगा, हेटेरो एरोमेटिक, ये सी आंसर है, हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। अच्छा, अब अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ सेम क्लास इन विच सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप इज कॉल्ड, किसकी डेफिनेशन बताइए? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो है ही नहीं है, होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी नहीं है, फंक्शन ग्रुप की भी सीरीज नहीं है। ओके, इजी है। नेक्स्ट है व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formula are called structural isomers of each other and this phenomenon is known as किसकी चेन की तो नहीं है, क्योंकि बोल रहा है कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल बोल रहा है, मतलब ये है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। टॉटोमेरिज्म में नहीं है, आइसोमरिज्म की डेफिनेशन भी नहीं है, ठीक है ना। अब देखते हैं मॉलिकुलर फार्मूला C4H10 शो डैश चेन ऐसा बोला है। चेन मतलब इसका दो बन सकते हैं, एक तो बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3, एक ये बन गया आपका, ठीक है। दूसरा ये बना सकते हैं इसमें CH3 CH3 ये। तो अभी आपका ये हो जाएगा दोनों नॉर्मल और आइसो, मतलब बोथ A एंड B, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट मॉलिकुलर फॉर C4H8 शोज पोजीशन आसान। C4H8 मतलब ये अल्कीन का है, मतलब CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक तो ये हो गया 1 2 3 4, मतलब ब्यूट, इसका नाम आएगा ब्यूट 1 इन आएगा। और दूसरा देखेंगे यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, तो इसका हो जाएगा ब्यूट 2 इन, मतलब इसका आंसर भी बोथ A एंड B दिख रहा है ना। अच्छा, द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड टू फॉर्म, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होने से क्या होता है, जैसे मान लिया हमने ये लिया CH3 और ये लिया मैंने CH3, सिमेट्रिकल होने से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, तो ये बन जाता है आपके क्या, फ्री रेडिकल्स, मतलब इसका आंसर आएगा C, देख लीजिए। फिर बोल रहा है कि एन अनचार्ज स्पीसीज विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड विच कंटेन्स अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये है और कोई चार्ज नहीं, सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब वो होता है फ्री रेडिकल होता है, इसका आंसर भी C ही होगा। फ्री रेडिकल्स कैसे होते हैं, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो C, यहाँ पे एक डॉट बनाया, यहाँ पे H, यहाँ पर H और यहाँ पर H, मतलब 2 2 4 2 6 7 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, क्या हो जाएगा ये पैरा मैग्नेटिक। ओके, फिर द स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स डिक्रीज इन द ऑर्डर, फ्री रेडिकल का कैसा होता है आपका, याद कीजिए कैसा होता है, टर्शरी, फिर आता है सेकेंडरी, फिर आता है प्राइमरी, और वो कहाँ पर होता है, मिथाइल फ्री रेडिकल तक होता है ना। तो मुझे लगता है इसका आंसर D होगा, है ना। फिर देखो क्वेश्चन 24, अ कार्बन इन फ्री रेडिकल इज डैश हाइब्रिडाइज, तो फ्री रेडिकल में कैसा उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होना चाहिए, अब सोचिए कैसा होगा। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 और 1 7 लेस देन मतलब 8 है, इसका मतलब ये sp2 ही होगा, इसका आंसर B होगा, 24 का आंसर B होना चाहिए। अब देखो 25 है, कार्बनाइन कंटेन्स डैश इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, कार्बनाइन मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास में। देखो मैंने बनाया मिथाइल कार्बनाइन, तो कितने 2 2 4 2 6 और ये 2 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, आ गया, देख लीजिए। फिर 26 देखो, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, कार्बोकैटायन का ऑर्डर होता है टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी अप टू मिथाइल कार्बोकैटायन तक होता है ऐसा, तो टर्शरी सेकेंडरी और बस इसका आंसर D दिख रहा है दिख रहा है कि नहीं। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन 27, अ स्पीसीज इन विच कार्बन कैरीज अ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड, कार्बन में अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली इसको कार्बोनाइन बोलेंगे, है ना, इसका आंसर A होगा।
28 देखो, द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सबस्ट्रेट आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है ना, लिखा है ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल्स होगा, और इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल्स होता है। तो आइडेंटिफाई न्यूक्लियोफाइल, अब इसमें से चारों में से न्यूक्लियोफाइल करना। क्लोराइड आयन है न्यूक्लियोफाइल है, ब्रोमाइड आयन है, ब्रोमाइड है ये, और हाइड्रोक्साइड आयन भी है, मतलब इसका आंसर ऑल ऑफ दिस है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड आइटम्स इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? परमानेंट पोलराइजेशन है, मतलब उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे, है ना, इंडक्टिव है ना। परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड आइटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट बोला इसका, ठीक है ना। अब देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है। ये परमानेंट इफेक्ट होता है, अभी पढ़ा डेफिनेशन में हो गया। फिर बोला कि इन इंडक्टिव इफेक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, इसका आंसर ए होना चाहिए ना, सॉरी हाँ ए, सॉरी पॉजिटिव है, सॉरी बी होना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे टिक हो गया अपना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो, ठीक है ना। मतलब ऐसा होता है ना, देखो ना CH3 और Cl, तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे? टुवर्ड्स क्लोरीन, तो क्लोरीन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं इन इंडक्टिव इफेक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स इन द डैश ऑफ द बॉन्डेड आइटम, कहाँ रहते हैं? कॉमन ऑक्टेट में होते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो बना के दिखाता आपको मैं, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो शेड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था? स्लाइटली शिफ्ट होगा टुवर्ड्स नेगेटिव, देखो यहाँ पे शिफ्ट होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है, ये कॉमन ऑक्टेट आपका, ये देखा दोनों का कॉमन ऑक्टेट तो कॉमन ऑक्टेट को छोड़ के नहीं जाएगा ये, ठीक है ना, कॉमन ऑक्टेट को छोड़ के नहीं जाएगा, तो बस बराबर है। इन इंडक्टिव इफेक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन द कॉमन ऑक्टेट ऑफ द बॉन्डेड आइटम्स, ठीक है ना, ऐसा है। अब देखते हैं दिस इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहा है यहाँ पे क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट बोल रहा हो, तो इसके वजह से क्वेश्चन जैसे डाले इंडक्टिव, ठीक है ना, इफेक्ट, तो इसके में जरा थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा ले लिए। तो इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी ट्रांसमिटेड अलॉन्ग चेन, कार्बन चेन, बट इट डिक्रीजेस एज ए डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम इंक्रीजेस एंड इट इज ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट आफ्टर, कौन से कार्बन होता है? 4 कार्बन क्या होता है? इसका आंसर डी होना चाहिए। 4 क्या, ये इफेक्ट आपको शो नहीं करेगा, और ये याद रखना है इंडक्टिव इफेक्ट होता है डिस्टेंस डिपेंडेंस। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्काइल ग्रुप शो, अल्काइल ग्रुप जो होते हैं जितने भी अल्काइल होते हैं, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, वो शो करते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, ये सब जानते हैं। अच्छा, इंडक्टिव आइडेंटिफाई नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तो कौन सा शो करेगा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट आपको बताना है। तो ये नाइट्रो ग्रुप है, ये तो खींचता है, ये भी ये करेगा, करेक्ट है। साइनाइड भी करेगा, ये भी करेगा, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है, सारे नेगेटिव इंडक्टिव शो करेंगे। अच्छा, द डीलोकेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इन पैरेलल पी ऑर्बिटल इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं पैरेलल पी ऑर्बिटल, मतलब ये हो जाता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन हो गई आपकी, किसकी हो गई? नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डीलोकेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर बोला इन पैरेलल पी ऑर्बिटल, मतलब ये हो जाएगा आपका रेजोनेंस की डेफिनेशन है ये। तो थोड़ा ही डिफरेंस है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है पी ऑर्बिटल में ही, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन बोले ना, उसके लिए ये रेजोनेंस होगा। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट, इफ एनी एटम और ग्रुप डोनेट्स और विड्रॉस इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलना चाहिए? रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं इसको, है ना। अच्छा, रेजोनेंस इज इंडक्टिव इफेक्ट है, टेम्परेरी इफेक्ट है, परमानेंट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। यस, ये होता है परमानेंट इफेक्ट रेजोनेंस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन एन एटम और ग्रुप कंप्लीटली ट्रांसफर्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कॉन्जुगेट सिस्टम थ्रू रेजोनेंस, तो डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव? ए और बी में से आंसर है उसका, सोचिए क्या हो सकता है। तो डोनेट करेगा तो पॉजिटिव, और अगर अट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव, ऐसा रहता है। अच्छा, हाइड्रोक्सी ग्रुप शो, ये कौन सा करेगा? पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट या नेगेटिव रेजोनेंस, या फिर दोनों, या फिर इलेक्ट्रोमेरिक? यस, ये शो करेगा पॉजिटिव शो करता है। वो एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए नोट से। फिर व्हेन एन एटम और ग्रुप कंप्लीटली विड्रॉस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कॉन्जुगेट, विड्रॉ मतलब खींच रहा है, थ्रू रेजोनेंस इज कॉल्ड, उसको बोलेंगे हम लोग क्या?
क्या बोलेंगे 42 यस नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। अब उसका एग्जाम्पल दिया मैंने, मतलब ऐसा कनेक्ट करके बनाया पूरा सिलेबस। तो कार्बोक्सी ग्रुप शो, ये कौन सा करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताइए ए या बी में से कैसा हो सकता है, ये करेगा नेगेटिव, नेगेटिव रेजोनेंस शो करेगा। अच्छा, टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एग्जिबिटेड बाय मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है ना, बॉन्डेड ग्रुप्स इन एक्साइटेड स्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, बताइए किसकी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की डेफिनेशन है। अच्छा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसा होता है, ये होता है टेम्पररी इफेक्ट होता है, परमानेंट नहीं होता है, इसका आंसर भी होगा, है ना। 46 इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेक्स प्लेस इन, किस में होता है, सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में, ये डबल और ट्रिपल दोनों हो सकता है, इसका मतलब इसका आंसर 46 आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, दोनों शो कर सकता है। सिंगल बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट होता है। अच्छा, द डीलोकेलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू ओवरलैप बिटवीन अ पी ऑर्बिटल एंड सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड, देखो अभी इसमें पी ऑर्बिटल और सिग्मा बोल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन है। ये देखो थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन इज, ये कैसा होता है, टेम्परेरी की परमानेंट, ये भी परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है ना, इजी है। हाइपर कॉन्जुगेशन ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं ना, तो इसका आंसर यही होगा। अब लास्ट क्वेश्चन आज का, हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ, तो ये कार्बोकेटाइन की करता है, फ्रीड करता है, अल्कीन, मतलब ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है, ऑल ऑफ दिस ठीक है ना। तो मेरे को कैसा अभी थोड़ा खांसी रुक नहीं रही, आज भी तो अभी भी आ रही है खांसी, बड़ा प्रॉब्लम होता है टीचिंग को, ठीक है, तो उसके लिए मुझे वो लेक्चर नहीं बना रहा हूँ मैं उसके लिए, अभी मे भी अभी भी खांसी है, ठीक है, क्यों नहीं, बहुत ही तबीयत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है उसके कारण, सर्दी जम कर हो गई है, आवाज़ें नहीं आ रही थी बीच में, तो ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, तो आपका मैं जितना हो सकता है मैं करके दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चलिए इसको, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, तो आपका ये चैप्टर हो गया, फिर नेक्स्ट चैप्टर भी हम हाइड्रोकार्बन देखने वाले हैं। ओके बेटा, चलिए बाय, थोड़ा सा नाराज मत होइए, वो तो आता रहे, जैसा जैसा मुझे मिलेगा मैं लेक्चर बना जाऊँगा, बेफिक्र रहिए। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि कंसेप्ट जो मेन जो आने वाले हैं ना एग्जाम में, वो कंसेप्ट पे ही बनाओ, पूरा पूरा डिटेल नहीं बनाओ, जो एग्जाम में आने वाले हैं उसके बनाकर उसके MCQ डिस्कस करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, तो देखता हूँ इस पर मुझे बताइए ऐसा करूँ क्या, मैं कंसेप्ट वाइज पढ़ाकर उस पर MCQs दे देना चाहिए, तो वैसा तो वो बहुत इफेक्टिव रहता है वो टीचिंग, तो क्योंकि अभी क्रैश कोर्स है ना, तो क्रैश कोर्स में पूरा डिटेल आता है, पूरा आता नहीं है, जो मेन कंसेप्ट होते हैं उस पर ही MCQs बनाना चाहिए कभी भी, तो उसी पे ही क्वेश्चन आते हैं, तो वो कंसेप्ट समझना, उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेना, कंसेप्ट समझना क्वेश्चन कर लेना, कंसेप्ट समझना क्वेश्चन कर लेना, तो उसमें ईजी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। चलिए तो अभी यहाँ पे अपने ये लेक्चर स्टॉप करते हैं। अभी जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल में फर्स्ट टाइम आते हैं तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब लेकर वापस मत गए, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको नहीं देखना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बंद कर दो, बस आपको वीडियोस नहीं आएंगे, ऐसा क्या करो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उनका काम खत्म हो जाता है तो वो सब्सक्राइब वापस लेते, वापस लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ नोटिफिकेशन बंद करना कभी, बस ऐसा करना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा सब्सक्राइब भी रह जाता है और आपका नोटिफिकेशन भी नहीं जाती, सिर्फ नोटिफिकेशन बंद करना कभी भी, ठीक है ना बेटा। चलिए बेटा बाय, एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए, घर पे रहिए,